Hello, everybody. A very warm welcome to all of you. Well, we're gonna discuss the most controversial topic about USMLE. So please help me in welcoming Dr. Rajat Soni. Hi, Ankit ji. Thank you for having me and pleasure to be here. It's a pleasure to have you, sir. Sir, talking about USMLE, मैं आपकी MBBS जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा. आप sum up कर सकते हो till now? Sure. So I started my MBBS in 2016. I come from a private college, Mahatma Gandhi Medical College, जयपुर. और फिर उसके बाद मैंने अपनी USMLE जर्नी स्टार्ट करी. I was doing my residency at that time. Um, I was doing my residency from KMC. कंसिडरिंग अबाउट जो भी प्रिपरेशन का टेन्योर रहता है बिकॉज आइडली हर कोई ये सोचता है कि मैं सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में अपना स्टेप वन दे दूंगा, राइट? आपने अपनी यूएस असेंबली की जर्नी कब शुरू करी थी? Yeah, as a student, like we all are confused. Should we go for NEET? Should we go for USMLE? Because both are very different. Like one is like a sprint. Like आपको 3 घंटे का एग्जाम देना है, यू आर फिनिश्ड. आप अपनी काउंसलिंग में बैठो, कॉलेज उठाओ और रेजिडेंसी स्टार्ट कर दो. एंड USMLE इट इज लाइक मैराथन. आप स्टेप 1 दो, स्टेप 2 दो, कम फॉर इलेक्टिव्स, रोटेशंस, फिर आप अपने इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करो and then get selected. So it was a confusion for me until my third or fourth year. From my college, there were very few students who applied for USMLE. Last 5 years में एक या दो होंगे. Otherwise, everyone was going for NEET, and I was with like every other student. Should I go for this? Should I go for that? But until like in internship, I was like, okay, I have to do something different. मेरे जो perspective था to learning, that was different. That was not like Indian system. That was something different. So जो align कर रहा था वो USMLE कर रहा था, and that was an internship when I decided कि मैं US आता हूँ. ओके, फेयर इनफ. तो आपके हिसाब से आइडियल टाइम होना क्या चाहिए प्रिपरेशन के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए? Right. So that is a very important question. So I would say कि right now seeing the MBBS education जो session चलता है, third year, आजकल third year में it is just forensic and one more subject, I think, कम्युनिटी में, PSM. या So पीएसएम. only two subjects are there. I think that is the best time. अगर किसी को doubt है और कोई consider कर रहा है USMLE, then you should think about it, give it a proper thought. और अगर देना चाहते हो तो you can start with step 1 in third year. That is the best time. ओके, फेयर इनफ. तो जो स्टेप वन का सिलेबस है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ओवरऑल? So step 1 is very easy, I think. आपका first year आएगा, second year आएगा. That is anatomy, pathology, pharmacology, और मेरे ख्याल में और क्या आता है, फिजियोलॉजी, ये बायोकेमिस्ट्री, ये सब इजी इजी सब्जेक्ट्स होते हैं. एक बुक होती है फर्स्ट एड, आपको वो पढ़ना होता है अच्छे से. एंड that is the like basic. So yeah, first and second years. ओके, फेयर इनफ. तो अभी देखो, जैसे क्राइटेरिया जो थर्ड ईयर का है, जनरली थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स देता भी है, तो साल में कितनी बार ये असेंबली दे सकते हैं? What do you mean by like even if you get fail, kind of that? लाइक आइडियली अगर किसी को अप्लाई करना हो, लाइक एग्जाम का मतलब साल में कितनी बार होता है ये असेंबली? अच्छा, so USMLE is आप अपने हिसाब से डेट चूज करते हो. इट इज नॉट लाइक कि ये पर्टिकुलर दिन होगा. मैं आज से मैं चाहूंगा मैं 17 अक्टूबर को देना चाहता हूँ. आई कैन डिसाइड दैट. मैं 21 अक्टूबर को देना चाहता हूँ. यू स्टूडेंट हैज टू डिसाइड व्हेन इट हैज टू बी गिवन. पर्टिकुलर डेट्स होती है, लाइक संडे हुआ, वीकेंड्स हुए, न्यू ईयर हुआ, इस दिन नहीं दे सकते हैं. और बाकी इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट. इट इज नॉट लाइक नीट पीजी जैसे 1 तारीख को होता है ना फिक्स. इट इज नॉट लाइक दैट. ओके. तो लेट्स से अब किसी स्टूडेंट को थर्ड ईयर में देना है, राइट? उसको अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू कर देनी चाहिए? आज मैं बच्चों पे जोर नहीं डालना चाहूंगा, तो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अच्छे से पढ़े.
थर्ड ईयर जब स्टार्टिंग होता है तो स्टार्ट जो स्टेप वन है इट रिक्वायर्स नियर 4 to 5 months ऑफ प्रिपरेशन. ओके. तो पहले थर्ड ईयर के पहले 4 महीने में अगर वो उस टाइम प्रिपेयर करके दे देते हैं देन दे हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर थर्ड ईयर ऑल्सो. और ये जो आप तैयारी करेंगे अपन इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फोर्थ ईयर ऑल्सो बिकॉज फोर्थ ईयर मेडिसिन इज almost same like pathology, physiology, and then you apply everything, medicines, pharmacology. So it is mixture of first and second year. So I would say कि third year के पहले 4 महीने में तैयारी करो, get it done, step one, get it done. Internship में go further for step two or something like that. Okay, fair enough. So, see, I'm touching the basics because I think ये चीजें भी clear करना जरूरी है, student perspective से. तो अब let's say जो student prepare करना भी चाह रहा है, अगर मैं question pattern की बात करूं, how is it different from Indian education system? Okay. Step one में. So, I think Indian system when I gave my NEET PG, it is adopting questions that are almost similar to USMLE nowadays. So USMLE question will be more of it will be kind of एक सिनेरियो दिया जाएगा आपको कि ऐसा पेशेंट आया है ये सिम्टम्स लेकर आया है ये इसके वाइटल्स हैं ये एग्जामिनेशन है और आपका क्या डायग्नोसिस है. या तो वो डायग्नोसिस पूछेगा और वो डायग्नोसिस नहीं पूछेगा तो वो आपसे उसके ट्रीटमेंट पूछेगा. ट्रीटमेंट नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा आप नया नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहोगे. ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. इंडियन सिस्टम ये होगा कि आपको ये दे देंगे ये इमेज है बताओ क्या है व्हाट इज दिस. दैट विल बी मोर डायरेक्ट. पेशेंट के ये 3 सिम्टम्स है क्या होगा इन 5 ऑप्शंस में से. तो दैट इज डायरेक्ट. ये जो होता है यूएसएमएल इट इज मोर घुमा के ऐसा टाइप का सा होगा. ओके, फेयर इनफ. सो वैसे अगर मैं आपकी अप्रोच पूछूं, व्हाई डिड यू चूज यूएसएमएल ओवर मतलब इंडिया? So I respect Indian system a lot. Even मैंने भी अपनी रेजिडेंसी करी है बट मेरा जो अलाइनमेंट जो था मेरे पर्सपेक्टिव को लेके दैट इज लाइक एविडेंस बेस्ड लर्निंग. मेरे को कम्युनिकेशन सीखना है. मेरे को पेशेंट से कैसे अच्छा कम्युनिकेट करते हैं. मेरे को एविडेंस बेस्ड लर्निंग सीखनी थी. मेरे को एक जो प्रॉपर जो पाथवे होता है फॉलो जो करना होता है मेडिसिन में वो सीखना है. इंडियन सिस्टम में इट इज लाइक मैं रेजिडेंट हूँ. आई विल लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स. आई विल बी लाइक there will be less of observation and I will be learning from my mistakes. That is I felt मैं उससे ज्यादा सीखता हूँ. तो मेरे को गलतियां नहीं करनी थी. I wanted someone to be supervising me. मेरे को किसी को हार्म नहीं करना है. मेरे को किसी को although इंडियन सिस्टम में भी हार्म नहीं हो रहा बट या मेरा ये पर्सपेक्टिव था कोई मेरा सुपरविजन रखे और मैं अच्छे से उसके अंडर में कॉन्फिडेंस फील करता हूँ ऐसा. ओके ओके. बट रजत भाई, व्हाई यूएसएमएल? बिकॉज जैसे प्लैब है, एएमसी है, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो. व्हाई स्पेसिफिकली यूएसएमएल ओनली? राइट. सो आई थिंक I had this in third or fourth year probably. ये लोग कह रहे थे कि प्लैब में बहुत कंपटीशन हो गया है. प्लैब में उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है और टाइम को लेके प्रोटेक्शन नहीं रहती है. टाइम को लेके प्रोटेक्शन मींस आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हो और आपको उतना अच्छा भी फील नहीं कराया जा रहा. आपसे एक्स्ट्रा वर्क कराया जा रहा है. आई डोंट नो probably something like that. But और मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना कभी सुना नहीं था तो I was not into Australia ever. So okay. और इंडियन सिस्टम को मैंने देख लिया था क्योंकि I was doing PG also later. So then I was like okay let's go for USMLE. Okay. पर रजत भाई जैसे आपने देखो बताया कि थर्ड ईयर इज द आइडियल टाइम, राइट? एंड आपने अपनी जर्नी शुरू करी इंटर्नशिप में. आपको ये फीलिंग नहीं आई कि यार मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ, आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड? एक वो फोमो नहीं हुआ उस चीज का? मेरे को हुआ था बहुत ज्यादा कि यार मैं लेट चल रहा हूँ. मैंने तो अभी तक स्टेप 1 भी नहीं करा है और हमारे टाइम पे तो सब नीट पीजी में लग रहे थे. बट मेरे को कभी भी ऐसा नहीं है कि टाइम को लेके यार मैं कभी भी ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत पीछे हूँ. मेरे को आई एम ओके गिविंग इट 7-8 years also. आई एम ओके विद दैट. पीपल आर समटाइम्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑब्वियसली इंडियन सिस्टम में इतना कंपटीशन है
कि सबको लगता है बहुत पीछे रह गया हूँ मैं, मेरे 5 साल निकल गए, पता नहीं हाउ मच बिहाइंड आई एम। बट हम्म, यहाँ पे मैं जब आया, तो यहाँ रेजिडेंसी कर रहे 32 ईयर्स के लोग भी, लोगों की फैमिली है वो भी रेजिडेंसी कर रहे हैं। तो आई फेल्ट यार, आई एम नॉट दैट बिहाइंड, मैं अभी भी ठीक कर रहा हूँ, आई एम एट 26 27, मैं इतना तो बूढ़ा भी नहीं हूँ। तो आई फेल्ट कि ठीक है, देन आई कंटिन्यूड माय जर्नी आफ्टर दैट। ओके। वैसे मतलब आर यू द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर इन योर फैमिली? नो, मेरे अंकल जो है, ही इज ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन, ही ओके, डिड प्लैब, he did everything from UK. ओके। वेल, जैसे मैं कॉन्वर्सेशन से देख पा रहा हूँ, यू आर वेरी काम, वेरी सूद, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग। हाउ डिड इट कम फ्रॉम, लाइक इतनी कामनेस, इतनी मैच्योरिटी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, ये कहाँ से आया वैसे? I I would say घर वालों से आया, बट जब रेजिडेंसी कर रहे होते तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, दैट यू आर जस्ट हाइपिंग, रनिंग, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। ऑल्सो हम्म, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली जब यहाँ पे um, आपको लिमिटेड पेशेंट्स मिलते हैं, देन यू लर्न कम्युनिकेशन, यार मेरे को बात कैसे करनी है, मेरे को काम कैसे रहना है, मेरे को आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे आप पे एक सुपरविजन रहता है, आपकी गलतियों से आप सीखते हो, तो देन यू लर्न हाउ टू बी काम इवन इन अ हाई स्ट्रेस सिचुएशन काइंड ऑफ। ओके, फेयर इनफ। रसूल भाई, लेट्स सेग्रीगेट द ओवरऑल जर्नी ऑफ एमिली। ठीक है, जैसे स्टेप 1 हमने थर्ड ईयर में दिया, ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 कब दे सकता है स्टूडेंट, एंड आगे भी जैसे? राइट, सो आई वुड से स्टेप वन आपने थर्ड ईयर में दिया, आपने फिर थर्ड ईयर की तैयारी करी। आई डोंट वांट स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर पड़े, फोर्थ ईयर इज रियली इंपॉर्टेंट। और आप एक बार भी फेल होते हो तो आप यूएसएमएलई जर्नी में वहीं पीछे हो जाते हो। तो और वो दिखता है क्योंकि वो आपसे आपके कॉलेज की मार्कशीट मांगते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपके कोई बैक लगी है क्या, कुछ हुआ है क्या। तो फोर्थ ईयर की अच्छे से तैयारी करें। इंटर्नशिप जो आती है उसमें टाइम मिलता है, कई रोटेशंस होती है, जैसे रेडियो हुई, कई कई रोटेशंस में जाना ही नहीं होता, कई रोटेशंस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, सर्जरी, मेडिसिन। और ये डिपेंड करता है कि जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से था तो हमारी इतनी रिगरस वो नहीं होती थी इंटर्नशिप, पर साउथ इंडिया में बहुत रिगरस इंटर्नशिप होती है। तो आई वुड से कि इंटर्नशिप में अगर टाइम मिलता है तो देन इट इज ओके। इंटर्नशिप में टाइम नहीं मिलता है, देन ऑल्सो यू आर नॉट वेरी लेट। It is like just one step, go for electives, and then you are in the math cycle, you can just participate into it. ओके, So एंड स्टेप 2 का सिलेबस क्या रहता है? step 2 is fourth year, I would say कि ओके, fourth year होता है, और they ask questions like आपका बेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे आप फर्स्ट सेकेंड स्टेप वन था, आप डायग्नोसिस क्या करोगे, इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, ये है। पर वहां पूछेंगे इसका बेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब आपने जो डायग्नोसिस निकाला है उसका अगला ट्रीटमेंट क्या करोगे आप। ओके। तो इसका जो पैटर्न है, मतलब जो प्रिपरेशन, मतलब इसका जो टेन्योर भी होता है, इज इट सेम विद स्टेप 1 कि आप कभी भी दे सकते हो? या यस, इट इज, आप अपनी मर्जी से चूज करो डेट कि यार मेरे को इस दिन देना है, मैं अब तैयार हो चुका हूँ। इवन आप डेट को अगर आप चूज भी कर लेते हो तो इट इज नॉट लाइक आपको देना ही पड़ेगा। हम्म, इफ यू फील आज सुबह मैं तैयार नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, यू कैन जस्ट स्किप इट। ठीक है। तो जो इसका जो स्कोर होता है, उस वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया कि इतना मिनिमम स्कोर चाहिए आपको पास होने के लिए, बोथ इन स्टेप 1 स्टेप 2? सो स्टेप वन स्टेप टू में एक स्कोर डिसाइडेड है बाय ईसीएफएमजी। ईसीएफएमजी जो है इनकी बॉडी मेडिकल एजुकेशन बॉडी है, वो डिसाइड करती है कि 214 स्कोर है। आई डोंट रिमेम्बर द प्रॉपर नंबर, बट फॉर एग्जांपल आउट ऑफ यूजुअली इट इज आउट ऑफ 270 280 समथिंग होता है। नो वन नोज आउट ऑफ कितना होता है, दे वी ऑल प्रेडिक्ट इट। एंड तो ईसीएफएमजे डिसाइड करती है आइदर 214 होगा 218 होगा, इट इज नियर दैट रेंज। ओके, एंड सिमिलरली स्टेप 2 आल्सो? सिमिलरली स्टेप टू आल्सो। ओके। एंड इसके लिए मतलब एकेडमिक्स के अलावा भी, मतलब पीपल आर मोर लाइक कि उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट? दे मतलब एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी दे
मतलब दे आस्क टू हैव अ गुड हैंड ऑन दैट आल्सो। तो Right. इज दैट सो? और अगर होता भी है तो हाउ शुड अ स्टूडेंट गेट टू हैव दैट एज ड्यूरिंग एमबीबीएस जर्नी? सो यहाँ पे क्या है, जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज हो और गवर्नमेंट कॉलेज हो, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बहुत मारामारी होती है कि मेरे को अच्छी रैंक आएगी तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में ठीक है, ठीक ठाक रैंक आई, पैसे दिए, प्राइवेट कॉलेज में एंट्री हो गई। यहाँ दो टाइप के होते हैं कि एक तो यूनिवर्सिटी बेस्ड है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज है, एक होता है कि कम्युनिटी हॉस्पिटल हुआ कि छोटे इलाके में थोड़ा छोटा हॉस्पिटल है, बट आप रेजिडेंसी यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी बेस्ड जो होता है, जो आपने मेरे को बोला कि रिसर्च चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चाहिए, दे आस्क फॉर दोज थिंग्स। यूनिवर्सिटीज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक जॉन हॉपकिंस हुआ, येल हुए, ये सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। दे विल आस्क कि हमें रिसर्च बैकग्राउंड चाहिए, बहुत पेपर्स लिख रखे हों, उनमें कंपटीशन मिलेगा आपको। मैं जैसे हूँ, अभी मैं हूँ एक कम्युनिटी हॉस्पिटल में, इट इज बैसेट। तो यहाँ इतना रिसर्च का नहीं है। दे वांट पीपल जो काम करने को तैयार हो, कि डॉक्टर बनने को तैयार हो, और जरूरी नहीं है कि बहुत सारी रिसर्च कर रखी हो। तो मेरी जीरो रिसर्च है, ऑनेस्टली जीरो रिसर्च। मैं एक दो पेपर्स पे काम कर रहा हूँ, बट अभी तक वो पब्लिश भी नहीं हुए हैं। और तो मैं आया हूँ, आई लाइक पीपल लोग बोलते हैं कि आपने पेपर नहीं करा, ये नहीं करा, तो आपका नहीं होगा। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट इज लाइक अ मिथ। अगर आप कम्युनिटी हॉस्पिटल के लिए तैयारी कर रहे हो तो इट्स फाइन, यू कैन जस्ट पार्टिसिपेट इन द साइकिल विदाउट इवन रिसर्च। ओके। पर रजत भाई, ये भी तो होता है ना कि अब जैसे मेरी भी देखो जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है, वो हाँ, लाइक वो ये बोलते हैं कि यार हमें अपना सीवी बनाना है, कि भाई एकेडमिक्स तो चलो वो देखते ही हैं, और सीवी बनाने के लिए अनटिल एंड अनलेस रिसर्च ना हो आपके पास, तो वहां पे मतलब दे डोंट गिव दैट एज। दूसरा, मैं इस चीज में एक और चीज ऐड ऑन करूंगा कि जैसे आपने बताया था, यू डिड योर एमबीबीएस फ्रॉम महात्मा गांधी, राइट? अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का होना भी इट्स अ डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं, राइट? सिमिलरली जैसे जो रिसर्च है, जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपने फिर वो चीज कैसे मैनेज करी टू क्लियर इंटरव्यू? सो टू गेट एन इंटरव्यू आपको अपनी प्रोफाइल दिखानी होती है कि भाई मेरा हाँ। ये मैंने कर रखा है। हम्म। वो छोटी सी छोटी चीज को भी यहाँ पे कंसिडर करता है। मेरी जीरो रिसर्च है, बट आई वॉज अ गुड डांसर। आई वॉज मोर इन जो बोलते हैं ना अपन स्पोर्ट्स, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं लाइक स्काई डाइविंग, स्कीइंग, और बंजी जंपिंग, या फिर डाइविंग इन द ओशंस, काइंड ऑफ दोस। तो मैं उनमें था। तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड सीवी, कि यार जब मैं आपकी प्रोफाइल देखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपकी प्रोफाइल देखता हूँ, मैं आपकी प्रोफाइल आप एक स्टूडेंट हो मेरे लिए, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा हूँ, आपने इस कॉलेज से, मैं अपनी प्रोफाइल में एमबीबीएस का भी लिखूंगा, मैंने यहाँ से एमबीबीएस करी, मैंने ये चीजें लर्न करी। मैं फिर मैं अपना, उसमें क्या होता है, 10 सेक्शंस होते हैं, आपको 10 सेक्शंस मिलते हैं, आपको हर सेक्शन में कुछ कुछ भरना है। तो अपने एक सेक्शन में मैंने भरा कि यार मेरे को बंजी जंपिंग बहुत पसंद है। जैसे मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे भी बंजी जंपिंग बहुत पसंद है और मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। दे डोंट सी कि यार इसने रिसर्च पेपर ही लिख रखे हो, दे डोंट सी कि इसने पढ़ाई बहुत ही कर रखी हो। दे वांट समवन जो यहाँ के कनेक्ट हो जाए, पूरे प्रोग्राम से कनेक्ट हो, कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाए और घुल मिल जाए। ऐसा नहीं कि अलग रहे और फिर बात भी नहीं कर पाए किसी से। ओके, फेयर इनफ। एंड एक और क्वेश्चन मैं इसमें पूछूंगा Did I कि answer your question? यस या यस यस, फिर दैट इज, या दैट okay. इज फाइन। एंड देखो, जो मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द मिथ्स अभी जैसे जितने भी हैं। तो मेरा क्वेश्चन दूसरा मार्क्स से रिलेटेड ही है कि अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आया, कॉलेज के बाद तो ये सोचता है कि यार चलो ठीक है यार, अभी ट्वेल्थ पास करी है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर है, चिल करेंगे। और वो ओरिएंटेशन शुरू होने में टाइम लगता है, राइट? हम्म, कि लेट्स से फर्स्ट ईयर में कई बार होता है कि स्टूडेंट की सप्ली भी आ जाती है, राइट? हम्म, लेट्स से अगर किसी स्टूडेंट की सप्ली आई है, राइट, या हम्म, बैक लग गई है, क्या वो हम्म. स्टेप वन के लिए अपीयर हो सकता है? That is a really good question. So अगर आपकी कहीं बैक लगी हुई होती है तो आपके वो दिखेगा आपकी प्रोफाइल में क्या आपकी बैक लगी हुई है। बट
मैं हूँ। अब यहाँ पे 3 लोग मान लो कि यार एक जना है जिसकी बैक लगी पर उसने बाउंस बैक करा अच्छे वाला, और उसने सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर बहुत अच्छे निकाले, और उसने फिर अप्लाई करा, स्टेप 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए, स्टेप 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आए, और मतलब बहुत अच्छा बाउंस बैक करा। और मैं पीडी हूँ, मतलब मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ, मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया देख रहा हूँ, तो मुझे एक तो दिखेगा कि यार इसके पहले तो स्टेप 1 में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, पर फिर इसने बाउंस बैक अच्छा कर रखा है। तो मैं सोचूंगा कि यार एक बार इंटरव्यू दे के देखता हूँ कि क्या पता मस्त आदमी निकल जाए, क्या पता। होता है, सबसे गलतियां होती है, इवन मैं पीडी हूँ तो मेरे से भी कुछ ना कुछ हुआ होगा जहाँ पे मेरा भी एक सेटबैक होगा। एक स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट ईयर भी लग रहा है, सेकंड ईयर भी लग रहा है, थर्ड ईयर भी बैक लग रही है, लगी जा रही है, और फिर वो सोच रहा है कि यार मेरे को स्टेप 1 देना है। तो ऑब्वियसली मेरे को इतने सारे सेटबैक्स दिखेंगे, तो मैं सोचूंगा यार हो सकता है तुक्के में लग गया और स्टेप 1, तो उसमें मेरे को डिफिकल्टी होगी। और हाँ, ये 2 चीजें हो सकती है, थर्ड गलती बोल दी। ओके। एंड लेट्स से स्टूडेंट्स मार्क्स ओरिएंटेड जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेट्स से यूनिवर्सिटी टॉपर्स भी हो गए, क्या ये एक एक्स्ट्रा एज भी देता है स्टेप 1 स्टेप 2 में या इंटरव्यू में, आई वुड से? वापस जैसे, मतलब मैं आपको जैसे एकेडमिकली, मतलब ये जो वो लेट्स से एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी का टॉपर है एंड उसकी एग्जाम्पशंस हैं, ठीक है, लेट्स से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। क्या मतलब इंटरव्यू के टाइम पे डज इट गिव हिम और हर एन एक्स्ट्रा एज? सो गेटिंग एन इंटरव्यू, वो एक्स्ट्रा एज होगा उसके लिए कि यार मैंने इंटरव्यू इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हो अभी, तो आप तो ये देख रहे हो यार ये अच्छे से मुझसे बात कर रहा है, ये मुझसे कनेक्ट हो पा रहा है, तब तो मैं इसको चांस दे दूंगा। इंटरव्यू से पहले आपने मुझसे कभी बात नहीं करी, तब आपको दिख रहा होगा यार इसके ये प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको चांस दे के देखता हूँ। तो वहां के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है कि यार मेरे को इंटरव्यू मिल जाए। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट रैंक हर जगह लेकर आ रहे हो, तब तो आपको आपके वो लग जाएगा कि यार इसको मैं इंटरव्यू दूंगा। पर इंटरव्यू में वो फिर अगर एक बार इंटरव्यू मिल गया तो उसके आगे फिर कुछ नहीं है, इंटरव्यू है फिर। ओके। तो आपके हिसाब से जैसे अब देखो थर्ड ईयर में कोई स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, यू नो एमएलई के लिए, सो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या उसे चीजें उसे करनी चाहिए ताकि उसे एक अच्छा हैंड्स ऑन मिल पाए, और आई वुड से कि एक्स्ट्रा एज मिल पाए ड्यूरिंग द इंटरव्यू? यार एक्स्ट्रा ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे इवन कोई डांस करता है तो उसने अपना लिख दिया कि मैंने यहाँ पार्टिसिपेट करा है, मैंने अपने कॉलेज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करा है, हमने ये फर्स्ट प्राइज जीता था कॉलेज में पार्टिसिपेट करने पे। कोई हॉकी खेलता है तो बोल सकता है कि मैं हॉकी खेला हूँ, कोई बोल सकता है कि मैं चेस खेलता हूँ बहुत अच्छा। तो इवन नॉर्मल कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हो। मैंने अपने प्रोफाइल में लिखा है मैं सुडोकू करता हूँ, और मैंने आज तक 1000 सॉल्व करे, इसका कोई कंपटीशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। वेल मैं सच बताऊं, दैट इज टोटली अगेंस्ट माय assumption जो मैंने सुना था, मतलब आई वुड से कि मिथ होता है कि यार इतने रिसर्च पेपर्स तो हमें चाहिए होंगे कि भाई आपने उस फील्ड में पर्टिकुलरली क्या किया है। वेल दैट्स वेरी अमेजिंगली अमेजिंग टू नो कि भाई इंटरव्यू के टाइम पे उनकी ऐसी अप्रोच भी होती है स्पेसिफिकली। राइट। सो मैं जब पार्टिसिपेट कर रहा था तब हमारे टाइम पे भी मिथ हुआ करते थे, मतलब आई नो दीज आर नॉट मिथ आल्सो, बट ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ी चीजें टारगेट करनी है तो आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, रिसर्च रिसर्च करनी पड़ेगी। बट इफ यू आर टारगेटिंग लाइक ठीक है मुझे सिस्टम में एंटर करना है, लेट्स उसके बाद कुछ आगे करेंगे, अगर कुछ बड़ा यूनिवर्सिटी के लिए करना है तो सिस्टम में एंटर यूएसएमएलई में आपको कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल लेना है, उसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। गेट गुड मार्क्स, आप हर जगह पे अपना थोड़ा थोड़ा हर जगह आपने सब कुछ कर रखा हो, इट इज नॉट लाइक आपने रिसर्च ही रिसर्च कर रखी है, आपने बहुत ही बड़ा सीवी बना रखा है। ऐसा कुछ करने की, इतना आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। ओके। रजत भाई, व्हाट इज कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स? सो कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स आर स्मॉल लाइक स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं, दे आर फंडेड। मेरे को मैं आपको ये बता सकता हूँ, आई कैन कोरिलेट लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर इक्वल टू university based hospitals that are big, like big hospitals in India are equal to big university based hospitals। community based hospitals comparatively small होते हैं। ओके, ठीक है। सो जैसे आपकी जो प्रिपरेशन थी, मतलब डिड यू फॉलो एनी स्ट्रक्चर्ड प्लान या फिर, और
या ऐसा टाइम भी था कि यार हिट एंड ट्रायल है कि चलो करके देखते हैं? सो आई स्टार्टेड हिट एंड ट्रायल, बट ओके। इवेंचुअली जब हिट एंड ट्राई करते जाते हो, तो फिर वो एक स्ट्रक्चर बनता जाता है कि यार आप हिट ट्राई करा और फिर इवेंचुअली स्ट्रक्चर बन गया। तो स्टेप वन जो था मेरा, दैट वाज टोटली हिट एंड ट्राई। मैंने 3 महीने तक हिट एंड ट्राई करा, मेरे को कोई गाइडेंस नहीं थी। और इवन हमारे कॉलेज में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको भी कोई गाइडेंस नहीं थी, हम एक दूसरे से सीख रहे थे। तो आप हिट एंड ट्राई करते हो और फिर आप सीखते हो कि यार ये वाला सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ये सिस्टम अपनाना है। फिर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो कि यार जैसे मैं कई यूट्यूबर्स को फॉलो करता था, जैसे मानिक मदान हुआ या फिर 2-3 और यूट्यूबर्स हैं। तो वो आपको बताते रहते हैं, तो आप सीखते जाते हो। आप उनको भी हिट एंड ट्राई ही कर रहे होते हैं एक्चुअली, कि यार मेरे को ये अच्छा तो लगा, पर ये वाला चीज़ अच्छी नहीं लगी इसकी, तो मैं ये चीज़ अपना लूँगा। तो इवेंचुअली वो अच्छा होता चला गया कि ठीक है भाई, अब आप एक प्रोसेस बन गया है। ओके। तो जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, राइट? उसके बाद इंटरव्यू, राइट? उसके बाद की स्टेज क्या होती है? सो स्टेप 1, स्टेप 2, अब इलेक्टिव्स करके एक और चीज़ होती है कि आप यहाँ का सिस्टम दिखता है और आप यहाँ के रोटेशंस करो। रोटेशंस इज़ लाइक आपने यहाँ का सिस्टम देख रखा है कि मैं हूँ, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो मेरे को जो सेलेक्ट कर रहा होगा वो देखेगा यार इसको मेरा सिस्टम पता है कि नहीं पता है, इसको यूएस का सिस्टम आता है कि नहीं आता है, बिकॉज़ इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में क्या है, आप खाली डॉक्टर का काम जानते हो। मैं जो था, मैं सिर्फ डॉक्टर का काम जानता था, डॉक्टर ये करता है, ये करता है, ये करता है। मेरे को नहीं पता नर्स क्या करती है और मेरे को कुछ नहीं पता बाकी। हुँ, यहाँ एक टीम होती है, तो टीम भी इतनी सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको नाम बोलता हूँ, केस मैनेजर होता है, रजिस्टर्ड नर्स होती है, नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, इतने सारे नाम। मैं अगर यहाँ आ गया और मेरे को कुछ नहीं पता, तो वो तो सोचेंगे यार ये तो मेरे ऊपर लायबिलिटी बन गया, मैंने इसको सेलेक्ट ही क्यों करा? मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। तो दे वांट कि जो भी आए, वो एक बार सिस्टम देखा हुआ हो, रोटेशन कर रखी हो, उसने सिस्टम को समझ रखा हो। तो रोटेशंस होती है। अब रोटेशंस भी क्या है, 3 तरीके की होती है। एक तो होता है इलेक्टिव्स, एक होता है ऑब्जर्वरशिप और एक होता है सब आय सब 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 इंटर्नशिप। तो आई विल से सबसे पहले मैं आपको इलेक्टिव और एक्सटर्नशिप में डिफरेंस बताता हूँ। सो इलेक्टिव इज जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो और आप यूएस आके किसी हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न काम करते हो, दैट इज इलेक्टिव। सो इलेक्टिव इज हैंड्स ऑन। ओके, मैंने एक टर्म मिस कर दी, शायद एक्सटर्नशिप नाम नहीं लिया होगा। अगर ये चीज आप हैंड्स ऑन चीज, आप अगर यूएस आते हो आफ्टर इंटर्नशिप, आफ्टर योर कंप्लीशन एंड ग्रेजुएशन, then it is externship, which is little difficult to get. ओके। फिर एक टर्म होती है ऑब्जर्वरशिप। ऑब्जर्वरशिप नाम में ही है, ऑब्जर्व करना है। सो कोई हैंड्स ऑन नहीं होगा। अभी तक जो 2 बताए वो हैंड्स ऑन थे कि आपको सब कुछ करने को मिलेगा। यहाँ आके आप सिर्फ शैडो कर रहे होते हो। ऑब्जर्वरशिप इज जस्ट शैडोइंग कि अच्छा ये डॉक्टर ऐसे बात कर रहा है, अच्छा ये ऐसा कर रहा है, अच्छा ये ऐसा कर रहा है। आप उनके साथ घूमते रहते हो, उनको फॉलो करते रहते हो, देखते रहते हो। और एक सबसे अच्छा जो होता है वो होता है सब आय सब इंटर्नशिप। वो भी इंटर्नशिप के टाइम ही होता है और वो बच्चा जब यहाँ आता है तो वो बहुत ज्यादा इनटू द सिस्टम काम कर रहा होता है एक्चुअली। तो वो सबसे ऊपर हो गया सब आय, फिर इलेक्टिव, एक्सटर्नशिप और ऑब्जर्वरशिप, ये इसकी हायरार्की है। ओके, फेयर इनफ। तो सब आए और ये मतलब ये आफ्टर ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं किसी भी स्टूडेंट को? ये करन और कोई कहेगा नहीं आपको कि ऐसा करो, हुँ, बट एक तो होता है कि ऑब्वियसली 2 स्टूडेंट है, एक ने ये सब कर रखा है, एक ने कुछ नहीं कर रखा, तो मैं किसको चूज़ करूँगा? ऑब्वियसली जिसने कर रखा है। तो हुँ, हुँ। अन का ही बात है एक तरीके से कि यार और मैं इसके लिए देखूँ। मिनिमम लाइक इंटर्नशिप या मिनिमम एक वहाँ इलेक्टिव्स होना, मतलब इन चारों में से कोई मिनिमम एक होना ज़रूरी है? एक एक इज़ लाइक जस्ट एक नंबर, आप ऐसा पूछ रहे हो? येस, लाइक इलेक्टिव्स, ऑब्जर्वरशिप या एक्सटर्नशिप या सब आए या सारा? राइट,
नहीं नहीं, ये आपको टाइम अवेलेबल हो उसके हिसाब से होता है कि यार मेरे को इंटर्नशिप में टाइम है, मेरे को यूएस आ सकता हूँ, तो देन इट विल बी इलेक्टिव। अगर उस टाइम टाइम नहीं मिला यूएस के आपकी इंटर्नशिप के बाद टाइम मिला तो दैट इज एक्सटर्नशिप। और आपको दोनों टाइम ही टाइम नहीं मिला और सिर्फ ऑब्जर्वरशिप का टाइम मिला तो वो ऑब्जर्वरशिप हो गई। तो इनमें से कोई सा भी चलता है, बट अगर किसी को सबाय मिले तो वो ज्यादा अच्छा होगा, किसी को इलेक्टिव मिले तो उससे थोड़ा कम अच्छा होगा पर अच्छा होगा, पर ऑब्जर्वरशिप मिले तो इट्स फाइन। ठीक है, और इसका ओवरऑल लाइक जो कॉस्ट है एमएलई की वो कितनी आती है? सो एमएलई की जो कॉस्ट है इट इज रियली हाई, इट इज एक्चुअली वेरी हाई। सो स्टेप वन, इट विल कॉस्ट यू नियर अबाउट, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है, इट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 1.2 lakhs, इतना होगा। जो स्टेप Okay. टू की कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, 1.2 1.3 lakhs। स्टेप एक स्टेप थ्री भी होता है, आई एम नॉट कमिंग टू दैट राइट नाउ। वो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, ऐसा कोई वो कंपलसरी नहीं होता टू पार्टिसिपेट। तो फिर इलेक्टिव्स होते हैं, इलेक्टिव्स, और जो मैं ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ मैं इनको रोटेशन बोल देता हूँ, एक टर्म में ही सब सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। तो हम्म। रोटेशंस जो है आ, ये पेड भी हो सकती है और अनपेड भी हो सकती है। पेड हो सकती है तो इट कैन गो अप टू 10 lakhs फॉर अ मंथ। फॉर 1 month it can go from 0 to 10 lakh। ऐसी Okay. आपको मिनिमम 4 से 5 करनी चाहिए, 4 से 5 मिनिमम। मिनिमम करनी चाहिए। तो 4 से 5 रोटेशन यानी 4 महीने, 4 से 5 महीने हो गए। हर एक रोटेशन 2 से 4 हफ्ते की होती है, तो मैं 4 हफ्ते मान रहा हूँ, तो चार चार रोटेशन यानी 4 महीने हो गए एक तरीके से। तो अगर मैं चलो एक रोटेशन को 0 मान लिया, एक रोटेशन को 2 lakhs मान लिया, एक रोटेशन को 3 lakhs मान लिया, तो कम से कम 7-8 लाख का खर्चा ये हो गया आराम से। ठीक है, फिर यहाँ आ गए तो रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आओगे तो घूमोगे भी, घूमने का भी खर्चा। तो ये आराम से आपका 4-5 महीने का होगा, यानी ये सब कुछ, तो ये सब मिला के हो जाएगा आराम से मेरे ख्याल में आने का फ्लाइट का खर्चा, जाने का फ्लाइट का खर्चा। ठीक है, तो ये आराम से मेरा जो बैठा था 15 से 20 लाख के अराउंड मार रहा हुआ है, क्योंकि आप 4-5 महीने यहाँ रुकने वाले हो। फिर आपको जो जो ये होती है साइकिल जो पार्टिसिपेट करने की होती है, इसमें आप प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो, और मतलब ऐसा होता है 300-400 प्रोग्राम में अप्लाई कर देते हो, या 100 में भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कोई भी नंबर है। तो आई विल से एन एवरेज 5 लाख मान लो, तो इट कम्स अराउंड कितना हो गया ये 5, मतलब आई बीस थिंक पच्चीस लाख 30 लाख, 20। 25 लाख एवरेज मान सकते हो, 25 lakhs। ओके, पर जैसे आप बता रहे हो कि जो एक महीने की रोटेशन है वो 0 से 10 लाख रहती है, तो ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है? सो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, आप कहाँ रोटेशन करना चाहते हो। एक एक तो हुआ कि मैं क्लिनिक में रोटेशन, अब रोटेशन भी क्या होता है, बड़ी डिफरेंट होती है। रोटेशन आपको हो सकता है क्लिनिक में मिल जाए कि यार आप अंकित जी थे, अंकित जी क्लिनिक में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, खुद की प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस है, मैं रजत उनका जानकार हूँ, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा आ जा यार, तू तो आ जा, फ्री में कर ले, मेरी क्या दिक्कत है, तो मैं आपके साथ रोटेशन कर दी। एक हम्म। होता है कि बड़ा हॉस्पिटल, जैसे मैं गया हॉपकिंस, हॉपकिंस में क्या है, हॉपकिंस में पेमेंट होता है, तो उन्होंने बोले कि यहाँ पे $10,000 लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को बड़ा हॉस्पिटल में काम करने को मिलेगा, बड़ा अच्छा सिस्टम दिखेगा, जो कि हो सकता है कि किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो, पर मेरे को सिस्टम भी देखना है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली बहुत, हॉपकिंस बड़ा नाम है, तो उतनी अच्छी स्टडी भी होगी। तो आपको फिर रिस्क बेनिफिट देखना है कि यार मैं इतना पैसा लगा दूंगा, क्या मेरे को उतना ही अच्छा टीचिंग मिलेगा, मिलता है तब तो मैं लगाने को तैयार हूँ, नहीं मिलता तो मेरे को पता है कि फिर कोई फायदा नहीं है। तो मैंने $10,000 लगा दी, दैट इज नियर अबाउट सेम 10 lakhs। बट फिर इज इट वर्थ इट? मेरा सिलेक्शन हो गया तो आई वुड से इट इज वर्थ इट। बट कईयों का होता है कि बिना करे भी हो जाता है। इट इज नॉट रिक्वायरमेंट,
बट आपको कुछ नहीं मिल रहा हो, तो इट्स लाइक ठीक है, एक बार आप कर सकते हो। इट इज रिस्क एंड बेनिफिट ऑलवेज, कि आपको खुद को डिसाइड करना है कि यार मैं लगाने को तैयार हूँ, मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। कई लोग 2-2 साल का ड्रॉप कर चुके हैं पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सोचेंगे यार हम लास्ट ट्राई देना, बेस्ट दे देना है, तो वो लगा देंगे। ओके, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसी सिलेक्शन क्राइटेरिया पे थोड़ा और फोकस रखूँगा कि अब देखो होता क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ मिथ कि यार जो इंटरव्यू राउंड है, अब जीएमसी चंडीगढ़ है, राइट? वो पूरा हब माना जाता है पूरे इंडिया में कि वहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ एम्स, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में आता है। राइट। और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर वहाँ पे आप बैठे हो, ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू, एक एलुमनाई नेटवर्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंसर्न कि यार उनके स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो उन्हीं को चूज़ करेंगे, राइट? तो हमारा तो भाई क्या ही होगा। तो हाउ डज़ दिस वर्क्स कि ऐसा जनरली होता है कि यार वो एलुमनाइज़ को देख कर के एक मतलब फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों में? राइट। सो एल्यूमनाई को जो देखने का वो जो है, वो फर्क पड़ता है कि आपको इंटरव्यू मिल जाए वहां तक। कि मैं जब पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मुझे इंटरव्यूज चाहिए, तो मैं सबको कांटेक्ट करूंगा। मेरे दोस्त कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा यार भाई तू मेरे को यहाँ से इंटरव्यू दिला सकता है क्या? क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई भी जो आपका जानकार पढ़ रहा होता है वहां पे, उस जगह पे किसी भी प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम ये होता है, कई मतलब कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि यार वो रेजिडेंसी फीडबैक लेते हैं कि यार आपका कोई जानकार है क्या जो यहाँ आना चाहता है और वो अच्छा है क्या। अगर जैसे मैंने उसको रिकमेंड करा, तो ऑब्वियसली मेरे को एक इंटरव्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद की जो है वो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो getting number of interviews, if you have lot of connections, if you have lot, obviously if you have alumni you will be having connections, you will be getting more interviews। तो जितने ज्यादा इंटरव्यू होंगे उतने ज्यादा आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन एनी वन ऑफ दोज कॉलेजेस उतना बढ़ता जाएगा। कि आपको एक को 5 इंटरव्यू है, एक को 10 आए, एक को 20 आए, तो ऑब्वियसली 20 आएंगे तो उसके चांसेस ज्यादा हो चुके हैं कि यार 20 इंटरव्यू आए हुए हैं। तो डेफिनेटली जिसके कनेक्शन ज्यादा होते हैं उसको बहुत फायदा होता है। वो किसी को भी बोल सकता है यार मेरे को एक इंटरव्यू चाहिए, मुझे कहीं से दिला सकता है क्या? वो बोलेगा हाँ भाई मैं बात करने की ट्राई करता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम डायरेक्टर से बात करता हूँ। तो डेफिनेटली। ओके, आपका इंटरव्यू कैसा था? मेरा कहाँ का, मेरे भी 7 इंटरव्यूज आए थे, जिनमें से ओके, 5 मेरे कनेक्शन के थे कि यार यहाँ से दिला सकते हो। मैंने किसी अटेंडिंग को बोल दिया यार सर मेरे पास, आपको अगर मैं जैसे मैं जिनके पास रोटेशंस कर रहा था, जिन अटेंडिंग्स के पास, कि सर अगर आपको मैं ठीक लगा तो कहीं आप मेरे को रिकमेंड कर देना। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर देंगे रिकमेंड आपको। तो वो उन्होंने आगे बात करी तो मेरे को इंटरव्यू मिल गया। तो ऐसे मेरे 5 इंटरव्यू थे। ओके। तो लेट्स से कोई फर्स्ट जनरेशन है, राइट? जिसके उतने लिंक्स भी नहीं है, तो वो कैसे बनाए फिर लिंक्स? तो लिंक्स जो है एक तो कॉलेज से होते हैं कि आपके दोस्त यार सीनियर ये सब यहाँ है वह। एक लिंक्स होता है जब आप यहाँ आते हो। मेरे कॉलेज से सेम चीज थी, जीरो कनेक्शंस। मैंने आके सारे यहाँ बनाने शुरू करे। यहाँ पे क्या होता है कि आप रोटेशन करते हो, रोटेशन करते हो तो चार आपके साथ 4 लोग और होंगे, एक डॉक्टर होगा। आप डॉक्टर को बोलोगे कि सर मैं पहली बार आ रहा हूँ, मेरा आपको यहाँ पे अगर इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है कि, और उनके साथ शेयर करना ही पड़ता है कि मेरे को मेरे को और रोटेशंस चाहिए। आप और रोटेशंस मांगोगे तो वो आपको बोलेंगे अच्छा ठीक है भाई मैं इस जगह तेरे को बात करके देखता हूँ। क्योंकि आप जितनी जगह रोटेशन करते जाओगे उतने लोगों से जानकारी बढ़ती जाएगी आपकी, राइट? कि मैंने 10 जगह रोटेशन करी तो 10 अटेंडिंग से मिला, 10 ने एक एक दो दो से और बात करी होगी, तो 20 कनेक्शंस मेरे बन गए। तो आपको इवन अटेंडिंग्स, आपके जो यार दोस्त यहाँ पे बनते हैं, जो फ्रेंड्स बनते हैं, दे ऑल्सो हेल्प यू कि ठीक है मैं बात करता हूँ। जैसे मेरे साथ अभी कोई रोटेशन कर रहा है, फिर वो कहीं और जाके रोटेशन कर रहा है, तो मैंने उससे बात करी कि मेरे को भी आप वहां पे दिलवा सकते हो क्या? तो फिर वो वहां बात करते हैं कि हाँ सर मैं एक लड़के को जानता हूँ कि वो रोटेशन करने आना चाहता है, तो आप रोटेशन बुला सकते हो क्या? तो मैं वहां जाऊंगा तो मैं वहां पे भी जाके कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो दैट्स हाउ लाइक फ्रेंड्स एंड अटेंडिंग्स, उनसे आपको फिर ब्रॉड करना पड़ता है।
नहीं, पर रजत भाई रोटेशन तो बाद में होगी ना, मैं इंटरव्यू का पूछना चाह रहा हूँ कि इससे ड्यूरिंग द इंटरव्यूज की जो एलुमनाई नेटवर्क है, जब वो बोर्ड बैठता है, राइट, वहां पे अगर किसी के लिंक्स नहीं है तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि वहां पे अगर कोई जैसे एलुमनाइज इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे प्राइवेट का ही कॉलेज का या कोई पेरिफेरी के कॉलेज है, वो अगर प्रिपरेशन के लिए वो अगर बैठा है वहां पे, तो हाउ डज दैट वर्क? सो यू मीन कि जब इंटरव्यू चल रहा है, जब प्रोग्राम जो इंटरव्यू ले रहा है, उस टाइम मेरा कनेक्शन का क्या फायदा है? जैसे स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, उसके बाद इंटरव्यू देगा वो, देन इट इज रोटेशंस, राइट? तो जो इंटरव्यू है उसमें मतलब बोला जाता है कि देयर आर लॉट ऑफ बायसनेस, कि आप वो अपने कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करते हैं, या जैसे जीएमसीएच का एक हब है, तो डज इट लाइक सो कि एक वो डिसएडवांटेज रहता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टेप वन, स्टेप टू जो आपने बोला सही है. इट इज देन यू डू रोटेशंस एंड ओके, देन यू पार्टिसिपेट इन द साइकिल. जब ओके, साइकिल चालू होती है, साइकिल इज काउंसलिंग. काउंसलिंग चालू होती है, काउंसलिंग में यू गेट इंटरव्यूज. और फिर इंटरव्यूज जब आते तो मैं आप जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ. तो इट ओके, डजेंट, ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर. जो प्रोग्राम डायरेक्टर होता है, ही इज वेरी लाइक न्यूट्रल टू एवरीवन. वो ये चेक नहीं करते कि ये कैसा है, मतलब इसकी प्रोफाइल कैसी है. वो ये चेक करते हैं क्या ये हमारे साथ घुल मिल जाएगा क्या. मैंने अगर किसी को रिकमेंड करा और वो अच्छा ही नहीं है, वो कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है, मान लो वो स्टडीज में अच्छा है पर वो बहुत एरोगेंट है और कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सिलेक्ट नहीं होगा. पर इंटरव्यू आर नॉट ऑन बेसिस ऑफ लाइक कि अरे ये जानकार से है, तो मेरे ठीक को है, इसको सिलेक्ट करना ही है. ओके। इंटरव्यू के बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? सो इंटरव्यू हो गया, सो इट इज लाइक काउंसलिंग चल रही है. काउंसलिंग में क्या होता है, आपको सीट मिलती है, सीट अलॉट होती है, आप ज्वाइनिंग कर लेते हो. तो इट इज सेम. क्या इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद क्या होता है, सो लेट मी टेक यू लाइक दिस. सितंबर में क्या होता है, साइकिल चालू होती है. सितंबर में साइकिल चालू होती है यानी इंटरव्यूज निकलना शुरू होते हैं कि यार अब सितंबर आ गया, अब इंटरव्यूज आ सकते हैं. इट गोज अंटिल जनवरी. सो सितंबर टू जनवरी यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ इंटरव्यूज एनी टाइम. जनवरी में शट हो जाता है. आई डोंट नो जनवरी था, फरवरी था, लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, समथिंग लाइक दैट. फिर इस टाइम से मार्च तक, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या सेकंड वीक ऑफ मार्च में रिजल्ट आता है, तो फेब टू मार्च you do just like sit at your place and either you can send mails to जहां से आपको इंटरव्यूज आए हैं कि मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आना चाहता हूँ. nothing else. You just sit and make your rank order. Like rank order is कि मेरे को ये कॉलेज सबसे अच्छा लगा, फिर ये अच्छा लगा, फिर ये अच्छा लगा, फिर ये अच्छा लगा. आप अपनी लिस्ट बनाते हो, उसको सबमिट कर देते हो और फिर मार्च में रिजल्ट आ जाता है. ऐसा होता है. ओके, और जो मैचिंग रहती है कि हम्म. इंटरनल मेडिसिन लाइक कौन सी ब्रांच मिलेगी, वो कब होता है, किस पे डिपेंड करता है? वो मार्च में आता है. मार्च में रिजल्ट आ जाता है कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, और आपको ये पर्टिकुलर ब्रांचेस दे? हाँ. ओके, ठीक है। वेल, मैं इसी से पूछूंगा, आई थिंक दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग आई वुड से, ठीक कि है. जनरली ये बोला जाता है कि जो इंडियंस है, जो यूएस वालों की प्रेफरेंस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन आई वुड से, राइट, या फिर ज्यादा से ज्यादा रेडियोलॉजी और लाइक सर्जिकल ब्रांचेस तो वो देते ही नहीं है। हम्म, इंटरनल मेडिसिन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, दैट्स इट, बेस्ड ऑन जो स्कोर है। हम्म. मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो रेडियोलॉजी और सर्जरी आर रियली डिफिकल्ट टू गेट इन. इवन आपके बहुत अच्छे स्कोर होंगे ना, तो भी बहुत कंपटीशन है. और कंपटीशन वो स्कोर्स का नहीं है, फिर वो ये है कि रिसर्च कितनी करके, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि रिसर्च जैसे यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोग्राम में चाहिए, या फिर जो हायर एंड की जो ब्रांचेस है उनमें आपको बहुत अच्छा रिसर्च चाहिए, रिसर्च बैकग्राउंड उनके लिए हायर होना चाहिए. क्या आपको सर्जरी में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके पेपर्स लिखे हुए होने चाहिए. और उसमें रेडियोलॉजी में पार्टिसिपेट करना है तो पेपर्स लिखे हुए होने चाहिए. पर इंटरनल मेडिसिन में करना है,
और कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल में करना है तो इतना कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से पार्टिसिपेट करो, कोई जरूरत नहीं है कि आप पेपर्स लिखो। सो दे बोथ आर लाइक हायर एंड ब्रांचेस, दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, सो यू हैव टू बी थरो इन देम। और इट इज नॉट लाइक कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, बट यू नेवर नो। इन ब्रांचेस में लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड यू कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ओके, वेल मैंने किसी इंडियंस को ऐसे देखा नहीं है कि उसे सर्जिकल ब्रांचेस मिली हो, राइट? मतलब ऐसा क्यों होता है? इज इट अबाउट द पे आउट, या फिर वहां पे मतलब वो इंडियंस को इतना प्रेफरेंस नहीं देते? लाइक व्हाई इज इट? ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं देते होंगे, बट इट्स मोर अबाउट किसने कितने पब्लिकेशंस करे हैं। जैसे मैं मेयो गया था, तो मेयो में जो वहाँ के प्रोग्राम डायरेक्टर है एरिजोना में, ही इज इंडियन, तो ऑब्वियसली वो प्रोग्राम डायरेक्टर इंडियन है। तो आई थिंक इट इज मोर अबाउट रिसर्च कितना कर रखा है, क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ में आपको स्टडी करनी है, रिसर्च करना है, और उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दे वांट कि 1-2 साल के रोटेशंस भी हो, कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमें आपका बहुत अच्छा खासा रिसर्च का टाइम चाहिए। रिसर्च भी ऐसा होता है, 1-2 साल की रिसर्च होती है, तो सर्जरी वो सब मांगता है। तो कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को टाइम से फर्क नहीं होता, मैं तो देने को सब कुछ तैयार हूँ, बट आई वांट सर्जरी। तो वो लोग तो वो फिर बेफिक्र होके आपको अप्लाई करना होता है। पर जैसे टाइम प्रेफरेंस है कि नहीं यार मेरे को इस साल चाहिए ही चाहिए, तो दैट इज रियली डिफिकल्ट। ओके, और इसमें पे आउट कितना रहता है? लेट्स से कोई इंटरनल मेडिसिन में जा रहा है तो उसका व्हाट विल बी द स्टाइपेंड एंड द लाइक सैलरी? सो सैलरी फॉर एवरीवन इज ऑलमोस्ट सेम, चाहे वो आईएम हो चाहे एफएम हो। सर इवन सर्जरी जो हो सकता है 1-2 हजार डॉलर का फर्क पड़ता हो, बट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। बट इवेंचुअली जब आप अटेंडिंग बनते हो देन इट मेक्स अ डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अटेंडिंग बन के निकलूंगा तो मेरी होगी, अगर मैं ठीक ठाक हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो 300,000 होगी पर एनम? पर एनम। ओके। पर अगर यही कोई सर्जिकल होगा, फॉर एग्जांपल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा या फिर सर्जिकल डॉक्टर होगा, तो उनकी स्टार्टिंग है शायद 600,000 to 700,000, जस्ट डबल ओके, और ऐसा। स्टार्टिंग में कितना रहता है? दैट इज द स्टार्टिंग थ्री। मेरी अगर होगी तो 300,000 होगी पर एनम, उनकी होगी तो 600,000 to 700,000 पर एनम होगी। ओके, ठीक है। हाँ। ओके, इसी से रिलेटेड है, आई वुड लाइक टू डिस्कस। अब देखो, रिसेंटली ट्रम्प की नोटिफिकेशन आई थी, राइट? सबको पता है ये चीज, रिगार्डिंग $100,000 जो एम्प्लॉयर को सबमिट करने पड़ेंगे अबाउट H1B वीजा प्लस में जो J1 वीजा। राइट। देखो, मेरे जितने भी सर्कल में थे, दोनों दोज हु वर प्रिपेयरिंग, 50% ने ड्रॉप आउट कर दिया। डू यू थिंक $100,000 की इन्वेस्टमेंट, इज इट वर्थ इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो है ये H1B वीजा के लिए, लाइक देयर आर टू वीजास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक H1B फर्स्ट। सो H1B वीजास जो होते हैं वो ये होते हैं कि आप यहाँ पे काम करने आ रहे हो, तो और ये जो 100,000 है, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं काम करने आ रहा हूँ तो मैं पे नहीं कर रहा, इट इज पेड बाय जो कंपनी है जो मेरे को यहाँ बुला रही है। सो आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग, कंपनी विल बी पेइंग और द हॉस्पिटल विल बी पेइंग दैट 100,000, तो मेरे को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अभी दूसरा जो वीजा होता है वो होता है J1 वीजा। तो J1 ये होता है, वो होता है स्टूडेंट एक्सचेंज। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स पहले भी J1 वीजा ही स्पॉन्सर करते थे, क्योंकि J1 इज इजियर। H1B में बहुत आपको प्रोग्राम को बहुत एक्सर्ट करना पड़ता है खुद को, कि एडवोकेट से बात करनी पड़ती है, लॉयर से बात करनी पड़ती है, और सब कुछ बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो प्रोग्राम्स J1 को ज्यादा प्रेफर करता है। इट इज अ स्टूडेंट एक्सचेंज वीजा, कि वो ये बोलता है कि इंडिया से स्टूडेंट आ रहा है, ये पढ़ने आएगा और पढ़ के वापस चले जाएगा। मैं J1 पे हूँ, और अब जो अब ये जो सब कुछ हुआ है, इसके बाद लोग कहते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट इट,
बट लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स पे इतना इफेक्ट नहीं आया है। बट मैंने जो देखा है कि प्रोग्राम्स जो पहले H1B स्पॉन्सर करते थे, तो अब वो J1 स्पॉन्सर करते हैं। तो अगर किसी को ग्रीन कार्ड नहीं चाहिए कि यार ठीक है देखा जाएगा, अभी तो मेरे को सिस्टम में एंटर करना है, मेरे को पढ़ाई करने के लिए जाना है, और इतना कोई मतलब नहीं है कि H1B वीजा है या J1 वीजा है, तो वो J1 वीजा स्पॉन्सर करता है। तो इट इज नॉट लाइक कि ओ मैन अब मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई फायदा नहीं है। यू कैन कम ऑन J1 वीजा प्रोग्राम स्पॉन्सर करता है, आप पढ़ो आराम से। अब ये जो दो वीजाज हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर आप H1B वीजा पे होते हो तो इट इज आई थिंक इजियर टू अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड। कि आपने जैसे अपनी रेजिडेंसी खत्म करी, हैंड टू हैंड आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं J1 पे हूँगा तो J1 को स्टूडेंट एक्सचेंज है, तो 3 साल पहले मैंने रेजिडेंसी करूंगा, उसके बाद मेरे को अपना J1 वेवर करना होगा। तो J1 वेवर इज ऑफ 2 to 3 years ऑल्सो। सो और वो रूरल एरिया में होता है। तो पहले मैं रूरल एरिया में जाऊंगा, वेवर करूंगा 2 से 3 साल का, फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा। ओके। तो ये J1 का सिस्टम है। तो तो अगर कोई जो J1 पे रूरल, हैप्पी तो इट इज ओके। ये ओके, तो जो रूरल में बोलते हैं कि पोस्टिंग्स वगैरह होती हैं, लाइक क्योंकि मेरी अभी मतलब 1-2 दिन पहले ही बात हो रही थी किसी स्टूडेंट से, तो ही वाज वेरी डिससैटिस्फाइड कि यार J1 वीजा है, यहाँ पे 100-200 किलोमीटर मेरे को शहर से दूर भेज दिया है। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है J1 का? सो मैं अभी रूरल एरिया में हूँ, तो आ, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है। अगर आपके पास गाड़ी है तो इट इज लाइक 1 घंटा दूर शहर है, शहर जाओ मजे करो जो भी करना है। और यहाँ का रूरल एरिया रूरल भी नहीं होता है, इतना भी रूरल नहीं होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है, इतना ऐसे भी नहीं है। और आई थिंक इट्स नॉट बैड, इट्स गुड फॉर मी। या ओके, बट स्टूडेंट्स को अब जैसे जब ये नोटिफिकेशन आई थी, इतना क्योस मचा था जब ये प्रोविजंस थे, तो फिर स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट क्यों किया कि व्हाई एवरीवन, और आई वुड से कि व्हाई एवरीवन डिमांड्स H1B वीजा ओनली? सो H1B वीजा इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि ग्रीन कार्ड एक तो इजीली अप्लाई हो सकता है, आपको वेवर नहीं करना, आपको सीधे ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। और आई थिंक दैट इज द मेजर रीजन कि आप इजीली ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट इज व्हाई। बट अगर आप इस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो कि अरे यार अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब तो H1B वीजा पे हो गया, तो आई थिंक वो फिर थोड़ा सा भी मिथ है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। J1 वीजा है, प्रोग्राम जो H1B वीजा स्पॉन्सर कर देता है वो J1 करते हैं, तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। पहले भी J1 स्पॉन्सर होता था, पहले भी स्टूडेंट्स J1 पे भी आते थे, और ज्यादातर J1 पे ही आते हैं। H1B वाले बहुत कम होते हैं। और इसकी इवन कॉस्ट अगर आप कितनी रहती है? J1 की यस। J1 की वीजा अप्लाई करने के आई थिंक 16 to 17,000 रुपीज होती है फीस अप्लाई करने की। उसके बाद वो आप एम्बेसी जाते हो, वहां पे आपका इंटरव्यू सा लेते हैं कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, और बस आपको फिर अकॉर्डिंग टू आप वो देखते हैं, आपको चेक करते हैं कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ओके, आई जस्ट वांट टू हैव योर ऑनेस्ट ओपिनियन, राइट? अब जैसे 2 साल का आपको J1 का सर्व करना है, या मैं किसी एक यूएसएमएल एस्पिरेंट की पर्सपेक्टिव से ही पूछूं, इज इट वर्थ इट कि यार 2 साल, क्योंकि देखो उनकी एमबीबीएस की ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 4-5 साल उधर लग जाते हैं, राइट? उसके बाद इलेक्टिव्स हैं और वो सारी चीजें, 2 साल से रूरल में सर्व करना है, अगर J1 वीजा चाहिए। या फिर और एक ऑप्शन है कि वो 1 करोड़ रुपए H1 वीजा के लिए दे, तब हो सकता है। डू यू थिंक इतना सारा स्ट्रगल, इज इट वर्थ इट? अच्छा, सो अब दो जने हैं। एक तो एक जना है जो रेजिडेंसी के बाद सीधे हॉस्पिटलिस्ट बनना चाहता है, एक है जो फेलोशिप भी करना चाहता है। तो मैं ले लेता हूँ पहले फेलोशिप करने वाले लोग। फेलोशिप करने वाले लोगों के लिए इजी होता है अगर वो J1 पे हो तो, क्योंकि फेलोशिप में ज्यादातर J1 वाले प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स जब मैं बोलूँ मतलब कॉलेजेस, तो वो इजी होता है कि आप फेलोशिप में अप्लाई कर दो। तो इट इज गुड इफ यू आर हैविंग अ J1। अगर आपके पास H1B होता है तो इट इज टफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को H1 से J1 पे कन्वर्ट होना पड़ता है, और फिर अप्लाई करना होता है।
अगर कोई हॉस्पिटलिस्ट है तो ऑब्वियसली फिर आपको वेवर करना होगा अगर J1 है तो, पर अगर H1B है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो अगर हॉस्पिटलिस्ट बनना है आगे जाके, आपको कोई फेलोशिप वेलोशिप नहीं करनी, तो ऑब्वियसली इट इज गुड अगर आप H1B वीजा पे हो, क्योंकि आप ग्रीन कार्ड के लिए हैंड टू हैंड अप्लाई कर सकते हो। बट आई वुड से इट इज नॉट वर्थ इट, इवन लाइक आई डोंट हैव एनी लाइक, इट इज सब्जेक्टिव आल्सो कि यार मेरे को 2 साल मुझसे टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं तो इतना कर नहीं सकता हूँ, मैं तो डायरेक्टली ग्रीन कार्ड का ठप्पा चाहता हूँ। तो उसके तो वो H1B के लिए ठीक है, ट्राई करे तो ओके है। बट अगर कोई लड़का है कि यार ठीक है चलेगा, चल है अपने 2 साल काम कर लेंगे रूरल एरिया में, कोई दिक्कत नहीं है, तो J1B इज, आई थिंक J1 इज गुड। ओके। और मतलब एक यूनिवर्सल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं, व्हाट डू यू थिंक कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो यूएस का सिस्टम है, व्हिच वन प्रोड्यूसेस बेटर डॉक्टर्स और आई वुड से बेटर क्लिनिशियंस? अच्छा ये तो टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ओके, तो आई थिंक both produces good doctors. I cannot say that because even जो इंडियन डॉक्टर्स है, इंडियन तो यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से भी रेजिडेंसी कर कर आए हुए हैं। इवन यहाँ के कई सारे लोग जो यहाँ पे रेजिडेंसी करके वापस से इंडिया गए हुए हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन इटसेल्फ कि वो कैसा ट्रेन होना चाहता है और कैसा हो रहा है। जैसे मैं था तो अम, और इवन कोई भी हो, इवन जैसे मेरे को ये लगता है कि इंडियन रेजिडेंसी जो है वो ये सिखाती है कि आप रेजिलिएंट कैसे हो, कि आपको रिगरस हाई प्रेशर सिचुएशन मिल रही है हर टाइम, कि आप 20 पेशेंट है, आप उनको मैनेज करना सीख जाते हो कि यार, और आपके इंट्यूशंस, मेडिकल मेडिकल इंट्यूशंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको 20 पेशेंट्स को ट्रीट करना है, आप ये सोचते हो इसका डायग्नोसिस ये होगा, इसका ये होगा, इसको ये दो ये दो ये दो, फटाफट फटाफट ट्रीट कर रहे होते हो। यहाँ पे जो है इट इज मोर कम्युनिकेशन। क्योंकि मैं सिर्फ 5 पेशेंट देखता हूँ, इंडिया में मैं 20 देखता था पूरे दिन में हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ मेरे पास सिर्फ 5 पेशेंट है, इवन आउट पेशेंट होता है तो सिर्फ 5 पेशेंट होंगे, 6 पेशेंट होंगे, तो मैं पेशेंट से 1-1 घंटा बात करूंगा, तो मेरा कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा। इंडिया में से 5 मिनट बात करनी है मुझे और फिर फटाफट से प्रिस्क्राइब कर देनी है, तो यहाँ 1 घंटा बात हुई तो कम्युनिकेशन। आई और दूसरी जो चीजें आई लर्न अबाउट इज, यहाँ पे प्रोटेक्टिव टाइम होता है कि यार 8 से 5 फिनिश, उसके बाद कोई आपको बुलाएगा नहीं। इंडिया में इट इज लाइक आप कभी भी बुलाए जा सकते हो, कभी भी आपको कॉल आ जाएगा रात को 2 बजे, कि आपको कॉल आ रहा है कि यार आज अभी ये हो रहा है पेशेंट के साथ, तो प्रोटेक्टिव टाइम है यहाँ पे। दूसरा ये है कि यहाँ पे एविडेंस बेस्ड लर्निंग है। एविडेंस बेस्ड मतलब लेटेस्ट रिसर्च हो रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। एविडेंस बेस्ड ऑल्सो सेज कि इतनी ये 3 एविडेंस है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कौन सा एविडेंस देख के कैसे ट्रीट करना चाहता हूँ, डिपेंड्स अपॉन मी। इंडिया में इट्स लाइक बुक ये कहती है तो ये ट्रीट करना है। दे डोंट लाइक, दे डू सी द लेटेस्ट रिसर्च ऑल्सो, बट हम बुक पढ़ रहे होते हैं मोस्टली। तो पर ऐसा नहीं है कि कौन अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्वियसली इंडियन डॉक्टर्स तो नंबर 1 होता है, मैं भी तो इंडियन ही हूँ। ओके, चलो मैं इस चीज को मतलब आई वुड, जैसे आप रूटीन बता रहे हो, आई वुड लाइक टू मतलब आस्क यू दिस थिंग ओनली कि हाउ डज योर टिपिकल डे लुक लाइक फ्रॉम द वेरी ओके, बिगनिंग? यहाँ का यस। ओके, तो मैं अपने हॉस्पिटल का रूटीन बताता हूँ जब मैं इन पेशेंट कर रहा होता हूँ, जब मैं वार्ड्स और फ्लोर्स देख रहा होता हूँ। तो मैं सुबह उठता हूँ 5:30-6 बजे मुझे हॉस्पिटल पहुंचना होता है। 6 बजे हॉस्पिटल पहुंच के नाइट का एक डॉक्टर होता है फिक्स, वो आपको हैंड ऑफ देता है कि यार ये पेशेंट के साथ रात को ये हुआ। मेरे 6-7 पेशेंट्स होते हैं रोज के, मेरे को 6 पेशेंट जो पूरे दिन में देखने हैं उनकी लिस्ट मिल जाती है कि ये है, मैं उनको देख रहा होता हूँ पूरे दिन। अब मेरे को सुबह 6 से 5 बजे तक तो ये तो करना ही है, बीच में एक लंच आवर मिलेगा जो 1 घंटे का होता है,
उस टाइम पे लंच आवर में आपको कोई पेशेंट का कोई ध्यान नहीं रखना होता, आपका सीनियर रख रहा होता है या अटेंडिंग देख रहा होता है। साथ ही साथ ये जो 1 घंटा जो लंच मिला है, यहाँ पे एक एजुकेशनल क्लास भी चल रही होती है। कोई ना कोई डॉक्टर होता है या कोई आपका कोलीग होता है, वो आपको कुछ बता रहा होता है कि यार आज मैंने एक बार ऐसा पेशेंट देखा। मतलब वो क्लास चल रही होती है सबके साथ और वो एक टीचिंग क्लास चल रही होती है एक तरीके से, तो वो होता है। ये होता है यूजुअल रूटीन हॉस्पिटल का। तो 6 बजे उठा और 5 बजे खत्म हो गया, मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद एक घर का रूटीन होता है, क्योंकि घर पे मम्मी पापा तो है नहीं, तो इमोशनल डिस्टेंस है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि अब पापा को ये नहीं बोल सकते पापा ये कराना है वो कराना है, मम्मी ये कर देना, घर का खाना बना देना, तो ये सब अब खुद पर आ गया। तो ये है इन पेशेंट का। अगर ये आउट पेशेंट होता है, आउट पेशेंट मतलब कि आप हॉस्पिटल के बाहर जैसे क्लिनिक्स होते हैं ना, वैसे पेशेंट आ रहे होते हैं, तो वही जो 6 बजे है उसकी जगह 8 बजे हो जाएगा। कोई 6 से 7 पेशेंट शेड्यूल्ड होते हैं कि आपको आपको पहले से पता होता है ये पेशेंट आज ही आएगा और उसकी कंप्लेंट ये है, वो आपको मैसेज करके भेज देते हैं कि यार मेरी कंप्लेंट है। तो आपको पता होता है, आप उनका बस चार्ट देख के रख लेते हो कि यार इसको ये दिक्कत थी, इसको पहले ये मेडिकेशन है, और फिर आप उनसे बात करके कर लेते हो। मतलब 5 बजे तक ये सब कुछ चलेगा और सेम चीज़ होगी, 1 घंटा जो होगा वो लंच होगा और उसी क्लास में जहाँ पे इनपेशेंट जब मैं जा रहा था, तो वो सेम क्लास में हम भी जाते हैं। तो तो वो सेम। ओके, तो एवरेज बेसिस पे कितने पेशेंट्स देखते हो आप डेली? अभी क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर हूँ, तो मैं देखता हूँ अगर इनपेशेंट हूँ तो 7 से 8 और आउट पेशेंट हूँ तो 6। ओके, फेयर इनफ। तो दैट embraces your communication skill set and everything overall. राइट, राइट। ओके, क्योंकि फेयर इनफ। क्योंकि बहुत टाइम होता है और यहाँ पे कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने जाके बोल दिया कैंसर है भैया आपको। आपको पूरा देखना है सिचुएशन, उससे जाके पूछना होता है कि आपके पास टाइम है? आप क्या जानते हो आपके बारे में? आपको क्या लगता है? अच्छा, आप क्या जानना चाहोगे? मैं आपको अब बता दूँ? तो लाइक इट्स अ बिग थिंग कि यहाँ पे आप कैसे करते हो। रजत भाई, एक चीज बताओ, देखो, जैसे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से जो मैं समझ पा रहा हूँ, राइट, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, कि वहाँ पे वर्कलोड इतना नहीं है एज कम्पेयर टू इंडियन। यहाँ तो भाई भीड़ भड़का है कि भाई इमरजेंसी है, जो सारी चीजें हैं। इज इट लाइक कि वहाँ पे लाइफ इजी है, और इज इट लाइक कि डिफरेंट, लाइक स्ट्रगल इज डिफरेंट विद अ हायर पे? Definitely. It is not easier. It is, people think it is not easier. It is different. इंडिया में मेरे को बहुत काम करना पड़ रहा था, पर मेरा पीछे बैकअप था, मेरी फैमिली का इमोशनल सपोर्ट था, सब कुछ था। यहाँ पे मेरा फिक्स्ड आवर्स है, बट मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, इमोशनल डिस्टेंस भी है। तो इट इज दैट थिंग। अगर आप वो दोनों चीजें कर लेते हो तो आपके पास फ्री टाइम है। ऑब्वियसली मेरे पास खुद के लिए बहुत फ्री टाइम भी होता है, क्योंकि मैं जिम जा सकता हूँ। इंडिया में मैं नहीं कर सकता था ये सब चीजें। मैं शॉपिंग जा सकता हूँ, बट मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कि मेरे को घर का सफाई करनी है, ऑब्वियसली कपड़े वपड़े सब हो गए, तो ये सब है। ओके, तो वैसे जो अभी तक की आपकी जर्नी रही है, स्पेसिफिकली मैं रोटेशंस के बाद वाला जो पीरियड बोलूंगा सारा, हैव यू एवर फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लाइक एज यू आर एन इंडियन, कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आज तक नहीं हुआ ऑब्वियसली। नहीं नहीं हुआ नहीं, बट क्या होता है कई बार छोटे लोग, जैसे आप कभी भी अटेंडिंग से ऐसी चीजें फेस नहीं करोगे या हॉस्पिटल में ऐसी चीजें फेस नहीं करोगे। वहां पे सब लोग सपोर्टिव है, क्योंकि आपके ऑब्वियसली आप सिस्टम में एंटर कर चुके हो, तो वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहेंगे, आपको बैड फील नहीं कराना चाहेंगे। बट कभी आप शॉप पे गए तो ऑब्वियसली कई बार छोटे लोग होते हैं, वो परेशान हुए हुए होते हैं अपनी लाइफ से भी, या फिर कई बार होता है बैड डे होता है उनके लिए, तो अब आपको वो कुछ सुना सकते हैं। तो लाइक लाइक मेरे को किसी ने एक बार मेरे मेरे सामने आईज रोल कर दी कि यार ये क्या है। तो जैसे मेरा एक्सेंट है, अपना एक एक्सेंट है इंग्लिश का, तो हो सकता है कि वो आपके एक्सेंट को समझे नहीं और फिर वो आईज रोल कर दे कि क्या है, क्या बोल रहा है ये। तो आपको लगता है अरे कि क्या हुआ मेरे साथ अभी। तो वैसा हो सकता है, पर हाँ जनरली ऐसे वो बहुत ही रेयर होता है, महीने में एक
नहीं, महीने में भी नहीं, 6 महीने में एक बार। ओके, ठीक है, fair enough. So here comes the last question. Like, any final word of advice for all the MLE aspirants considering जो H1B visa और इसकी controversy चल रही है? So my final advice would be कि मैंने कहा होगा कि 3rd ईयर अच्छा टाइम है, और कई लोगों का स्किप हो गया होगा। तो आई वुड से कि इवन इंटर्नशिप और पोस्ट इंटर्नशिप 1 ईयर जो है, दैट इज आल्सो लाइक, किसी के लिए भी इट इज नेवर टू लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल। And I would recommend everyone to try at least one time USMLE in their life if they want to. Like, कई लोग होंगे जो इंडियन सिस्टम में ही रहना चाहेंगे, they want to do residency in India. But अगर कोई सोच रहा है, एक बार भी दिमाग में आया कि यार मेरे को एक बार क्या मेरे को करना चाहिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए। Like, it's a very good opportunity, और इट हैज अ वेरी गुड लर्निंग कर्व आल्सो। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो, यूएसएमएलए के लिए भी अगर आप तैयारी करते हो, तो आप नीट के लिए भी अच्छा कर लोगे, क्योंकि मैंने कभी नीट की खुद ने तैयारी नहीं करी थी। मैंने सिर्फ यूएसएमएलए की तैयारी करी और नीट क्रैक हो गया। तो आई वुड से कि डेफिनेटली अगर कोई सोच रहा है तो गिव इट अ ट्राई। और H1B और J1 को लेके इतना सोचे नहीं। J1 इज आल्सो वेरी गुड वीजा। रूरल एरिया इतना रूरल होता नहीं है, सिटीज के पास में होता है, और सिटीज जा सकते हैं। किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी से चले जाओ, बस 1 घंटे की ड्राइव है। इंडिया में तो 1 घंटा ऐसी गली में गली से निकलने में लग जाता है। तो आई वुड से यस। Okay. Well, thank you so much, Rajat bhai, for sharing your valuable time with us, and wish you all the best for your future endeavors. Hope to have you soon for the upcoming podcast also. Thank you, Ankit ji, and thank you for having me. And it was my pleasure to be here and sharing my personal experience. Yeah. Thank you so much.